नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जब बहुओं ने किया पाई पाई को मोहताज, तो सास पड़ी बहुओं पर भारी। अपनी सास को कम आंकने का ऐसा नतीजा जो बेटे और बहुओं ने कभी सोचा भी न था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने उठाया इतना सख्त कदम। अंजना, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर विराट से कह दो कि वह डॉक्टर के पास ले चले। प्रसाद जी ने अपनी पति अंजना से कहा तो अंजना जी उठकर अपने बड़े बेटे विराट के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हुई बोली, विराट, ओ विराट। विराट की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, हाँ बताइए माँ जी, क्या काम है? क्यों सुबह सुबह नींद खराब करने चली आईं? तब अंजना जी ने अपनी बहू से कहा, गीता, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करती बेटा। दरअसल तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें खांसी का धसका उठ रहा है, तो तुम ज़रा विराट से कह दो कि वह डॉक्टर को दिखा लाएगा, कहीं कोई परेशानी न बन जाए। विराट की पत्नी ने विराट से कुछ पूछने से पहले ही खुद ही अपनी सास को दरवाजे से लौटा दिया। वह बोली, माँ जी, अब यह बड़े बेटे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हर चीज़ में आप इन्हें ही पीसती रहें। जब बात देने की हो तब तो आपको अपना छोटा बेटा याद आता है, और जब बात खर्च की हो तो आप यहाँ दौड़ी चली आती हैं। हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ उगा है जो हम आपको पैसे पेड़ से तोड़ कर दे दें? या फिर अस्पताल में डॉक्टर ने कोई खैरात खाना खोल रखा है जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटेंगे? देखिए माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और कल ही चिंटू और मिंकी का स्कूल में दाखिला करवाया है। पूरे 50,000 रुपये गए हैं दोनों के एडमिशन में, तो अभी हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है। अपने छोटे बेटे से जाकर कहिए, वह बाबूजी को दवा दिला देगा, अगली बार हम देख लेंगे। बड़ी बहू ने यह कहकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अंजना जी मन में आस लिए हुए अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाती हैं। तब उनके छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला। वह बोला, आइए माँ, अंदर बैठिए। अंजना जी बोली, बेटा, बैठना क्या है, मैं तो तुझे यहाँ बुलाने आई थी। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। कई दिनों से उन्हें खांसी का तेज धसका उठ रहा है, और कई बार उनके सीने में हल्की फुल्की टीस भी उठ जाती है। कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो, इसलिए जाकर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तब छोटा बेटा बोला, हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही है, इसमें इतना सोचना क्या है। सही कह रहे हैं बाबूजी, जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। तब अंजना जी बोली, बेटा, मैं तुझे इसीलिए बुलाने आई हूँ। अस्पताल जाकर अपने बाबूजी को दिखा लाओ, ताकि पता चल सके कि असल में परेशानी क्या है। अंजना जी के यह कहने पर उनका बेटा सकपका गया और बोला, अरे माँ, एक दिन ही तो मिलता है परिवार के लिए, उसमें भी अब पापा को लेकर अस्पताल चला जाऊं, बच्चों के साथ वक्त कब बिताऊंगा। आप एक काम करिए, आप बाबूजी को दिखा लाइए, सरकारी अस्पताल में ले जाइए, वहाँ से आधा खर्चा भी नहीं होगा। यह लीजिए 50 रुपये, इनसे आपका आने जाने का किराया हो जाएगा, और फिलहाल तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आज मैंने और ललिता ने बच्चों को मूवी दिखाने का प्लान बनाया है, तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल रहे थे, इतने में ही आप आ गईं। अब प्लान कैंसिल करके बच्चों का दिल तो नहीं दुखा सकता ना, इसीलिए आप मैनेज कर लीजिए। यह पैसे रखिए। 50 रुपये अंजना जी के हाथ में थमाता हुआ उनका छोटा बेटा अनुज बोला, बेचारी अंजना जी, उसे भला क्या ही कहती। वहाँ से उठकर
अपने कमरे में आते हुए देखा कि प्रसाद जी उन्हें बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। शायद वह इस आस में बैठे थे कि अंजना जी आकर उनसे यही कहेंगी कि तैयार हो जाइए, विराट या अनुज आपको डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे। जैसे ही अंजना जी कमरे में दाखिल हुई तो वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बोली, दरअसल आज रविवार का दिन है ना, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। आज बच्चों को सुकून से सोता हुआ देखा तो हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें उठाने की। और फिर अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास जा सकते हैं। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, अंजना जी ने प्रसाद जी से कहा। तब प्रसाद जी बोले, अंजना, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाता, फिर क्यों मेरे सामने झूठ बोलने का प्रयास करती हो। अब अंजना जी की मुस्कान फीकी पड़ गई। अब वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? आप भी ना बस फालतू की बातें करवा लो आपसे। जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है। और फिर 12 बजे के आसपास सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर उठ जाते हैं। जल्दी तैयार हो जाइए, कपड़ों की तय लगाती हुई अंजना जी बोली। अब प्रसाद जी भी उठकर तैयार होने लगे। दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो पर्चे के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जहां पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। बेचारे प्रसाद जी वहां जाकर लाइन में जाकर खड़े हो गए, पर अंजना जी ने उन्हें हटाया और खुद लाइन में खड़ी हुई। लाइन में खड़े खड़े अंजना जी के भी पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन क्या करते, और कोई सहारा भी तो नहीं था। और प्रसाद जी की तबीयत तो वैसे ही इतनी खराब थी। आखिरकार उन्होंने पर्चा लिया और प्रसाद जी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने प्रसाद जी का चेकअप किया और कहा, माताजी, लगता है बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज इस छोटे से अस्पताल में तो संभव नहीं है। आप मेरी माने तो आप बाबूजी को किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए। मैं आपको दिल्ली के एक अस्पताल का पता लिख कर देता हूँ। वहाँ जाकर आप बाबूजी को दिखा लाइए। वहाँ इनका इलाज संभव है, यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। और अगर इन्हीं छोटे मोटे अस्पतालों के चक्कर में रहे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि देर मत कीजिए और जितना जल्दी संभव हो इन्हें उतना जल्दी वहाँ दिखा दीजिए। अंजना जी प्रसाद जी को घर लेकर आईं तो बोली, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने हमें जो पता लिख कर दिया है, हम इस पते पर जाकर इलाज कराएंगे तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब चाहे जैसे भी हो, आपका इलाज तो हमें कराना ही है, लापरवाही तो नहीं कर सकते ना हम। अब आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ विराट से कहने के लिए। दोनों बाहर बगीचे में बैठे थे। मैं अभी जाकर उनसे पूछ कर आती हूँ कि आपको दिखाने के लिए कौन साथ चलेगा। दोनों में से जो जाना चाहेगा उसे लेकर चले चलेंगे अपने साथ। अंजना जी बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अपने बेटों के पास गईं और जाकर बोली, बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा को सरकारी अस्पताल में लेकर गई थी, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज यहाँ के किसी छोटे मोटे अस्पताल में संभव नहीं है। इसलिए हमें तेरे पापा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी बड़ा बेटा उठता हुआ बोला, चलो भाई, तुम लोग बात करो, मैं जाता हूँ। कल ऑफिस में ज़रूरी काम है तो सुबह समय से ही निकलना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर बड़ा बेटा तो अपना हाथ झाड़कर चला गया। फिर छोटा बेटा कुछ देर बैठा सुनता रहा। फिर उसकी बीवी आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। अब अंजना जी
वहाँ अकेली बैठी रह गई थीं। पर अब वह कर भी क्या सकती थीं? उन्होंने बेटों से मदद मांगी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। किसी ने अपने काम गिना दिए तो किसी ने अपने खर्चे गिना दिए। उस दिन अंजना जी पूरी रात सो नहीं पाईं। उन्हें यही चिंता सता रही थी कि वे किस तरह से अपने पति की जान बचाएं। जब उनके बच्चों ने ही उनका साथ छोड़ दिया तो कौन उन्हें सहारा देगा? कैसे वह अपने पति को लेकर इतने बड़े शहर में जाएंगी और इलाज के पैसे वो कहाँ से आएंगे? इसी उधेड़बुन में अंजना जी ने पूरी रात निकाल दी, पर उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आया। अब उन्होंने सोचा कि वे इस बारे में अपने बेटों से दोबारा बात करेंगी। इधर प्रसाद जी की तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। वे हर समय खांसते रहते। अंजना जी ने आज अपने बेटों से फिर पूछा तो उन्होंने उनके हाथ में 100-100 रुपए पकड़ा दिए और बोले, माँ, आप ही जाकर पापा को दिखा लाइए। फालतू में एक दिन की छुट्टी होगी और फिर उसके पैसे कटेंगे 100 अलग। इसीलिए आप ही पापा को लेकर चली जाओ और फिर आप घर में पड़ी पड़ी क्या करोगी? इसी बहाने आप दोनों थोड़ा चल फिर लोगे, कम से कम बाहर तो निकलोगे। पूरा दिन घर में पड़े रहते हो। अपने बेटों की बातें सुनकर कुछ समय के लिए तो अंजना जी आश्चर्य में पड़ गईं कि उनके बेटे सच में इतने स्वार्थी और बेशर्म हो गए हैं। वे बोली, इन 200 रुपयों में क्या होगा इतने बड़े शहर में? और यहाँ अपने कस्बे की बात और है। मैं अकेली इतने बड़े शहर में भला कैसे जा सकती हूँ? तुम दोनों में से कोई एक तो हमारे साथ चलो। तब बड़ा बेटा बोला, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, अनुज से पूछ लो। अब उनका छोटा बेटा बोला, आपके पास समय नहीं है तो मैं क्या खाली बैठा हूँ? मुझे भी 50 काम होते हैं। मैं अपने काम बिगाड़ लूँ क्या? माँ, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके साथ वहां जाऊंगा। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। शाम को आकर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अंजना जी को आस लगी कि शायद अब उनका बेटा जब शाम को आएगा तब वह प्रसाद जी के साथ जाने का समय निकाल कर आएगा या फिर अपने भाई से बात करेगा। इधर प्रसाद जी खांसते खांसते बेहाल हुए जा रहे थे। वे किसी भी वक्त बिस्तर से नीचे गिरने ही वाले थे कि अंजना जी ने आकर उन्हें संभाल लिया। वे अपनी बहू को आवाज लगाती हुई बोली, बहू, अपने ससुर जी के लिए 1 गिलास पानी लाना। बड़ी तेज खांसी उठ रही है इन्हें। दोनों में से कोई भी जब नहीं उठी तो अंजना जी ने नाम लेकर आवाज लगाई, अरे गीता, 1 गिलास पानी ले आ बेटा, तेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तब जाकर गीता पानी लेकर आई और वहीं पर पानी रखकर चली गई। अंजना जी बोली, तुम दोनों को कितनी बार आवाज लगाई, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता बहू? तब दोनों एक साथ बोली, हम तुम्हारी तरह हर टाइम खाली तो बैठे नहीं रहते, जो जब तुम कहो तब हाजिर हो जाएं। अंजना जी बोली, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, 4 जवाब उल्टे सुन लो। अंजना जी जाकर किचन में खाना बनाने लग गईं। शाम होते होते बेटे भी ऑफिस से लौट आए और दोनों में से किसी ने भी प्रसाद जी को डॉक्टर के पास ले जाने का जिम्मा अपने सिर नहीं लिया। दोनों ही अपने हाथ झाड़कर बैठ गए। तब अगले दिन अंजना जी अपने पति प्रसाद जी को लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। दोनों पति पत्नी दोपहर तक दिल्ली पहुंच चुके थे। अब दोनों ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकले तो वहां बहुत से ऑटो रिक्शा चालक अलग अलग जगह का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। प्रसाद जी ने आगे बढ़कर एक ऑटो चालक से उस अस्पताल के बारे में पूछा कि वह उन्हें वहां ले जाने के कितने पैसे लेगा। तब उस आदमी ने कहा, वहां जाने के तो 150 रुपए लगेंगे बाबूजी। बैठिए, आइए।
अंजना जी व प्रसाद जी के पास टोटल ही 200 रुपए थे, जिनमें से 50 रुपए अब तक खर्च हो चुके थे। अब यदि 150 रुपए वे उस ऑटो वाले को दे दें तो वह वापस कैसे आएंगे। यही सोचकर प्रसाद जी ने ऑटो वाले को मना कर दिया कि वे पैदल ही चले जाएंगे। ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी, वह अस्पताल बहुत दूर है, पैदल जाना कोई हंसी मजाक नहीं है। तो प्रसाद जी बोले, कोई बात नहीं भैया, हम कोई और साधन देख लेंगे। प्रसाद जी और अंजना जी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ दूर सड़क पर पैदल चले और वहां पर उन्होंने एक ऑटो चालक से पूछा। तब उसने उन्हें किराए के 100 रुपए बताए। प्रसाद जी ने बोला कि 100 रुपए नहीं भैया, हम तो केवल 50 रुपए दे सकते हैं। बहुत झिकझिक के बाद वह ऑटो चालक 70 रुपए में राजी हो गया। प्रसाद जी और अंजना जी ऑटो में बैठकर अस्पताल तक पहुंचे। जब वह रास्ते में जा रहे थे तब ऑटो चालक उनसे बात करता जा रहा था। बातों बातों में प्रसाद जी ने जब ऑटो चालक को अपनी स्थिति के बारे में बताया तो वह ऑटो चालक थोड़ा सा भावुक हो गया और बोला, क्या सच में आपके दो बेटे हैं और दोनों में से एक भी आपके साथ नहीं आया। तब अंजना जी बोली, सब समय समय की बात है बेटा, और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपने परिवार में पड़ जाते हैं तो वह अपने माँ बाप के लिए भला कहाँ समय निकाल पाते हैं। ऑटो चालक भी अफसोस जाहिर करता हुआ बोला, वह बात तो ठीक है माता जी, लेकिन अगर माँ बाप के बारे में औलाद ना सोच सके तो ऐसी औलाद भला किस काम की। ऐसी औलाद को तो आग लगा देनी चाहिए, भाड़ में जाएं ऐसे बच्चे। ऑटो चालक कहता जा रहा था। कुछ ही देर में अंजना जी और प्रसाद जी अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि प्रसाद जी को टीबी की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए कुछ जांच करानी पड़ेगी या फिर कोई अन्य जानलेवा या गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जांच कराने के लिए डॉक्टर ने पर्चे पर लिखकर दे दिया और बताया कि इसके लिए अगर आप बाहर जांच करवाएंगे तो 5,000 रुपये कम से कम लगेंगे, तो इसीलिए आप हॉस्पिटल के अंदर ही जांच करवा लीजिए। यहाँ 3,000 रुपये में आपकी जांच कर दी जाएगी। प्रसाद जी बोले, सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त ही होता है। तब डॉक्टर ने बताया कि जो टेस्ट मशीनों या अन्य लागत द्वारा किए जाते हैं उनका पैसा मरीज को देना होता है और कोई रास्ता भी उनके पास नहीं था सिवाय वहां पर जांच कराने के। टेस्ट के बारे में सुनकर अंजना जी सोच में पड़ गईं। तब प्रसाद जी ने कहा, अंजना, हमारे पास ना तो इतने पैसे हैं कि हम इलाज करा सकें और ना ही कोई पैसे देने वाला है, तो अब मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। यहाँ बैठे रहने से भी क्या ही होगा। प्रसाद जी की बात अंजना जी को भी सही लगी और वे दोनों बचे हुए पैसों से जैसे तैसे अपने घर तक वापस पहुँचे। वापस आए तो आकर अंजना जी अपने कमरे में चली गईं और अंदर अपने कमरे में ही बैठी रहीं। दरअसल वह अपने हालातों के बारे में सोच सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी थीं और उस ऑटो वाले की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। जब औलाद हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। वह किसी भी कीमत पर अपने जीते जी अपने पति को नहीं खोना चाहती थीं, वह भी अपनी कमी के कारण। अंजना जी अंदर कमरे में बैठी बैठी बस यही सोचती रहीं कि किस तरह से वह अपनी औलाद को सबक सिखाएं। प्रसाद जी ने आने के बाद अपने बेटों को सारे हालात बताए तो बड़ा बेटा बोला, अरे बाप रे, जब एक टेस्ट ही 2-3 हज़ार रुपए का है तो पूरा खर्चा कितने का होगा। पूरा इलाज कराने में तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। अब इतने पैसे कहाँ से लाएं। चलिए कोई नहीं बाबूजी, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये दे सकता हूँ, बाकी का इंतज़ाम आप खुद देख लीजिए।
कि कहाँ से इंतज़ाम करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं है। छोटे बेटे ने भी यही कहा और फिर से अपने माँ बाप से हाथ झाड़ लिया। अब पानी सर के ऊपर जा रहा था। अंजना जी ने कुछ सोचा और प्रसाद जी से आकर कहा, सुनिए, हम वर्मा जी के पास चलते हैं, जो कि ज़मीन को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अंजना जी ने प्रसाद जी से बात की और प्रसाद जी ने वर्मा जी को अपने घर बुलाया। अंजना जी और प्रसाद जी दोनों ने वर्मा जी से अपने घर के पास में ही पड़ा हुआ एक और प्लॉट, जो कि अभी तक खाली था, उस प्लॉट का सौदा करने की बात की। 2-4 दिनों में ही अच्छा ग्राहक मिल गया और जब प्रसाद जी और अंजना जी के बेटे और बहू जब बाहर बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे, तभी वर्मा जी ग्राहक के साथ घर के अंदर आए और उस ग्राहक को वह प्लॉट दिखाने के लिए ले गए। बेटे बहू सोच में पड़ गए कि आखिर यह चल क्या रहा है। जब जमीन देखने के बाद वह ग्राहक वापस लौटा तो उसने तुरंत ही कुछ रकम एडवांस के रूप में प्रसाद जी के हाथ में थमा दी, जिससे प्रसाद जी और अंजना जी दोनों के ही चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। और इधर उनके बेटे और बहू के तो जैसे सर पर आसमान टूट पड़ा। दोनों बेटे दमदमाते हुए आए और बोले, पापा, यह आदमी कौन था जो अभी अंदर आया और आपने इससे किस चीज़ के पैसे लिए हैं? प्रसाद जी ने कहा, मैंने अपना प्लॉट जो कि बरसों से खाली पड़ा था उसे बेच दिया है और यह उसी के पैसे हैं। यह सुनकर बड़ा बेटा तेज आवाज में चिल्लाता हुआ बोला, क्या बक रहे हैं? आपने प्लॉट बेच दिया, वह भी बिना हमसे पूछे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने का पूरा प्लान मैंने तैयार कर रखा था। ऐसे में आप बिना पूछे उस प्लॉट को कैसे बेच सकते हैं? तभी छोटा बेटा भी आगे बढ़ता हुआ बोला, हाँ पापा, हम आपको वह प्लॉट नहीं बेचने दे सकते। आखिर हमारे भविष्य का सवाल है। मैंने और भैया ने उस प्लॉट पर बहुत कुछ प्लान कर रखा था। अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं हम। कब तक दूसरों के यहाँ नौकरियां करते फिरेंगे? तो अब आप यह डील कैंसिल कर दीजिए। प्रसाद जी चेहरे पर तीखी मुस्कान लिए बोले, तुम लोगों का दिमाग शायद खराब हो गया है, या तुम लोग इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? किस बात की परमिशन लेनी थी मुझे तुमसे? और तुम होते कौन हो डील कैंसिल करने वाले? मुझे क्या करना है या क्या नहीं, यह मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो दिल करेगा मैं वह करूँगा। जब तुम लोगों को मेरे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं तुम्हारे बारे में भला क्यों सोचूं? तुम जैसी औलाद अगर हो तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी की भी औलाद हो। इतनी नालायक औलाद से तो इंसान बे औलाद अच्छा है। तुमने हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे जीने या मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने के बावजूद तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं किस हालत में हूँ, जिंदा रहूँगा भी या नहीं। और तुम लोग मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे अनुसार करूँ। नहीं बेटा जी, अभी तो यह घर जिसमें तुम पैर पसार कर पड़े हो ना, यह भी मेरा है और अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी मेरी हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूँ तो बेचूं, चाहूँ तो दान दूं, या चाहूँ तो तुम्हें इस घर से लात मार कर बाहर निकाल दूं। बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है और मेरी बर्दाश्त करने की हद अब पार हो चुकी है। अगर तुम अब भी यह उम्मीद करो कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा और चुपचाप अपनी मौत का इंतज़ार करता रहूँगा, तो शायद मैं अपने बारे में सोचकर ऐसा भी कर देता। लेकिन मैं अपनी पत्नी को तुम जैसी औलाद के भरोसे छोड़कर तो यमराज के पास भी नहीं जा सकता। न जाने मेरे जाने के बाद तुम उसका क्या हाल करोगे।
जब मेरे जीते जी तुमने उसकी यह कदर कर रखी है, तो इसलिए आगे से अपनी औकात में रहकर बोलना, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया तो मेरे तो केवल खाने के लाले पड़े थे, तुम्हारे तो सोने, खाने, नहाने, रहने, हर चीज़ के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। बहुएं और बेटे आज बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, केवल उनके पिता बोल रहे थे और वह चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। आज प्रसाद जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और अपने बच्चों की बातें सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया था। आज इतने समय बाद अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर उनके बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पिता को कोई उल्टा जवाब दे सकें, या शायद उन्हें उम्मीद थी कि अगर आज भी वे उल्टे बोले तो सीधा घर के बाहर होंगे। बस यही सब सोचकर वे चुप थे और आज अंजना जी भी अपने पति के साथ सुकून से बैठी थीं। अगले ही दिन एडवांस की रकम से अंजना जी और प्रसाद जी दोनों डॉक्टर के पास गए और सभी टेस्ट कराए। प्रसाद जी का इलाज शुरू हो चुका था और अब अंजना जी अपने पति को देखकर खुश थीं, क्योंकि अब वह उन्हें पल पल मरते हुए नहीं बल्कि अपने साथ खुशी से जीते हुए देख रही थीं। प्रसाद जी ने प्लॉट बेचकर सारा पैसा अपने पास रखा और अपने बेटों को एक फूटी कौड़ी तक न दी। पैसे के लालच में बेटा और बहू अपने माँ बाप के पैरों को धोकर पीते रहे जब तक वह जीवित रहे, और उनकी मौत के बाद उन्होंने अपने पिता का घर हथिया लिया, या कहो कि अब तो उनका उस घर पर अधिकार था जैसे हर औलाद का होता है। दोस्तों, कई बार जब माता पिता बूढ़े होते हैं और औलाद जवान होती है तो वह सोचने लगते हैं कि अब जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है, उनके माता पिता का तो कुछ भी नहीं है। और बहुत हद तक यह बात सच भी है कि माता पिता के जाने के बाद सब कुछ तो उनकी औलाद का ही होता है। आखिर माता पिता पूरे जीवन भर जो भी करते हैं अपनी औलाद के लिए ही तो करते हैं, और जाने के बाद सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि माता पिता के साथ होते हुए भी आप उनकी ज़मीन जायदाद, उनके पैसों को तो अपना लें, और जब माँ बाप को अपनाने की बारी आए तो आप अपने हाथ पीछे खींच लें? जब माँ बाप के दुख और परेशानियों में उनका साथ देने की बारी आए तो आप उनके अपरिचित बन जाएं? क्या यह सही है? क्या ऐसी औलाद कभी खुश रह सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।